हाँ जी, केमिकल पील्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि जो कि ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि हर पाकिस्तानी को चाहिए, क्योंकि वो कहता है जी हमारा बस रंग इमीडिएट कुछ गोरा करके दिखा दें, इमीडिएट गोरा करके दिखा दें। क्योंकि उनको आदत होती है ब्यूटी सैलून्स में जाके अपना वो ब्लीच करवाने की, तो वो उससे एकदम से जो होता है ब्लीचिंग इफेक्ट आता है। तो वो चाहते हैं कि उनका भी इसी तरह से कोई एस्थेटिक क्लिनिक पे भी कोई ऐसा प्रोसीजर करें कि एकदम से जो है हाँ, उनका जो है वो रंग गोरा हो जाए। ठीक है। अच्छा, तो जो एस्थेटिक क्लिनिक्स हैं उसमें ये ट्रीटमेंट इसलिए भी पॉपुलर है, और इसलिए भी पॉपुलर है कि आपके पास कोई मशीन नहीं है, आपके पास कोई लाखों रुपए की मशीनरी कुछ भी नहीं है, और आपने पेशेंट को इमीडिएट कोई रिजल्ट देना है। तो आपको सिर्फ एक ब्रश चाहिए, एक आपको बॉल चाहिए, और एक पील चाहिए। कितने की? 2-3 हज़ार की पील कितने पेशेंट्स पे चलती है? फुल बॉडी के 3 पेशेंट्स, और फेस खाली करना हो तो ऑलमोस्ट 100 के करीब फेसेस निकाल जाती है। ठीक है। कॉस्ट इसकी 0 है, और इसका जो आउटकम है वो बहुत अच्छा है, और ये हम सबको जरूरत है। हमारे जो डेड स्किन सेल्स हैं, जैसे हम अपने नाखून एक्स्ट्रा आगे वाले काट देते हैं, नीचे रूट से नहीं निकल के आते हैं, बाल हम एंड से काट देते हैं, रूट से नहीं निकलते हैं। जो हमारी स्किन की सबसे ऊपर वाली लेयर है एपिडर्मिस, उसकी जो सबसे ऊपर वाली लेयर है वो स्ट्रेटम कॉर्नियम है। अल्लाह ताला ने ये निज़ाम बनाया है कि 28 दिन के बाद उसके जो सेल्स हैं वो शेड ऑफ हो जाते हैं। जब हमारी उम्र गुजरती जाती है, 22 साल के बाद हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होना शुरू हो जाता है, और ओबेसिटी में, और डिलीवरी ऑफ द बेबी के बाद, और हाइपोथायरॉयडिज्म में, और हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन, डायबिटीज में, इन सब में हमारे मेटाबॉलिज्म में इफेक्ट होता है। और हमारी ये जो शेडिंग ऑफ द स्किन है ये नहीं होती, डेड स्किन सेल ऊपर से उतरते नहीं है। डेड तो वो हो जाते हैं 28 दिन बाद, लेकिन वो वहीं के वहीं बड़े रह जाते हैं, न्यू सेल्स ऊपर नहीं आते। जो न्यू सेल्स हैं उनका काम है एपिथेलियम को इंटैक्ट करना, बैरियर फंक्शन देना, और जो है प्रोटेक्शन, और वो सारा कुछ। वो फंक्शन भी स्किन परफॉर्म नहीं कर पाती। अलबत्ता ये होता है कि डेड डेड स्किन सेल ऊपर पड़े हुए हैं, उसकी वजह से स्केल्स बनना शुरू रहते हैं, खुश्की के पापड़। एक बात। दूसरी बात जो है वो ड्राइनेस। उसके सेकेंडरी क्या होता है? इरिटेशन। इरिटेशन के सेकेंडरी क्या होता है? इन्फेक्शन, एक्नी शुरू हो जाती है, और पिगमेंटेशन, और डार्कनेस हो जाती है, रंग और खराब होना शुरू हो जाता है। फिर एक्नी के स्कार्स हैं, और इसके अलावा कोर्स रिंकल्स, प्रीमेच्योर एजिंग, बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे। और जब स्किन का अपना वेरिएंट ही नॉर्मल नहीं रहा, उस पे वहां पे एक जो था वो होने थे, मेशवर्क ऑफ लिपिड्स होना था, उसकी जगह डेड स्किन सेल पड़े हुए हैं। हाइड्रोलिपिड्स की एक फॉर्म्ड स्ट्रक्चर्स होने थे, और उसकी जगह डेड स्किन सेल पड़े हुए हैं। तो वहां पे क्या होता है कि जब बैरियर अपना फंक्शन ही नहीं परफॉर्म कर रहा, क्योंकि वो वहां पे सही तरह बना ही नहीं है, उस उसकी रिप्लेसमेंट में डेड पूरा पड़ा हुआ है, तो वो क्या होगा कि ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस होना शुरू हो जाएगा। ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस है, स्किन की डिहाइड्रेशन है, ड्राइनेस है, और स्किन में प्रीमेच्योर एजिंग है, रिंकल्स है, और बहुत सारा इश्यूज है। कीमो एक्सफोलिएशन इज रेफर्ड टू एज केमिकल पीलिंग, is a method of cutaneous कीमो एक्सफोलिएशन रेफर टू एज केमिकल पीलिंग, जिसको हम केमिकल पील कहते हैं, ये कीमो एक्सफोलिएशन है, यानी केमिकल से एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन होता है डेड स्किन सेल्स को उतारना। जो फिजिकल एक्सफोलिएशन है वो क्या है? जो आप स्क्रब यूज करते हो, स्टाइव्स का एप्रिकॉट स्क्रब बड़ा मशहूर है। फिजिकल एक्सफोलिएशन वो होता है कि जिसमें आप रगड़ते हो और ऊपर से डेड स्किन सेल उतारते हो। जो स्क्रब होता है, जो मुंह धोने वाला क्लींजर आप लोग लेते हो, जिसमें दाने 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 होते हैं। ठीक है। अब जो केमिकल एक्सफोलिएशन है वो उसके सुपीरियर क्यों है? इसमें हमने क्या किया, हमने एक कास्टिक एजेंट वाला केमिकल ऊपर लगा दिया। कास्टिक एजेंट अभी हम पढ़ते हैं ये क्या होता है। ये वो सब्सटेंस होता है जो बर्न करता है, कोरोड करता है, डिस्ट्रॉय करता है लिविंग टिश्यूज को अपॉन कांटेक्ट, जैसे कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स या बेसिस। तो केमिकल पील्ड होती है बेसिकली, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होती है। जब हम इसको फेस पे लगाते हैं तो ये ड्राई स्किन सेल्स को, डेड स्किन सेल्स को करोड करती है, और सुपरफिशियल एपिथेलियम में अल्लाह का निज़ाम ही यही है कि सब डेड स्किन सेल्स होते हैं, यानी कि जो कि ऊपर लेयर्स बना रहे होते हैं, जो 28 दिन बाद शेड ऑफ हो जाते हैं उनको, उसकी जगह न्यू स्किन सेल्स आते हैं। इसमें परसेंटेजेस होती हैं, 0 से 30% होता है फेस के लिए, और बॉडी के लिए 30 to 70%। मैंने अपनी आंखों से ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें 70%, 50%, और डायरेक्ट 30% लोगों ने फेसेस पे लगा के स्किन बर्न की है। तो याद रखें, चेहरा होता है 0 से 30%, और बॉडी होती है 30 to 70%। यानी कि अगर आप अपने बॉडी के डेलिकेट पार्ट्स जैसे कि
नेक हो गया, उस पे आप काम करेंगे, चेस्ट पे काम करेंगे, एब्डोमेन पे, तो आप 30 से 40% तक रखेंगे। लेकिन आपकी बैक जहाँ की स्किन हार्ड है और बटक्स, उस पे आप 40-50% तक। पहली दफा कभी भी आप चेहरे पे 30% नहीं लगाएंगे और बॉडी पे 70% नहीं लगाएंगे। अब क्या हुआ कि रेफर टू एज केमिकल पीलिंग इज अ मेथड ऑफ टारगेटेड क्यूटेनियस एब्लेशन। एक तो मैं ये बात करने लगी थी कि जो फिजिकल एक्सफोलिएशन है उससे ये सुपीरियर है। जब हम चेहरे पे मलते थे स्क्रब को डेड स्किन सेल उतारने के लिए, जिस तरह फेशियल वगैरह में होता है, उसमें दो मसाइल ज्यादा आते थे, स्किन की इरिटेशन से सेकेंडरी हाइपर पिगमेंटेशन, चेहरा अल्टीमेटली काला होना शुरू हो जाता था। दूसरा जो था मसला ये था कि हार्डनिंग ऑफ द स्किन होना शुरू हो जाती थी। स्किन के लिए वो ट्रॉमा है, वो इंजरी है, हमारी स्किन इसलिए नहीं बनेगी कि उसके ऊपर सख्त सख्त चीजें जो है उनको रगड़ जाए। तो कीमो एक्सफोलिएशन हमें बेहतर ऑप्शन लगी। इसमें स्किन बर्न नहीं होती थी क्योंकि हमें पता था कहाँ पे हमने क्या परसेंटेज रखनी है, हमें पता था हमने कितनी डेप्थ पे जाना है और किस डेप्थ पे हमने नहीं जाना। और यहाँ पे फिजिकल ट्रॉमा तो कोई था नहीं, तो स्किन में हाइपर पिगमेंटेशन के इश्यूज नहीं आ रहे थे। Induced by specific caustic agents that allow for a rapid, predictable, and uniform thickness of chemoablation to a given desired cutaneous depth. अच्छा जी, and desired cutaneous depth, ultimately resulting in improvement in the clinical appearance of the skin. स्किन जो थी वो पहले की निस्बत बेहतर हो जाती है। क्लिनिकल अपीयरेंस की क्या बात उसने की है? क्लिनिकल अपीयरेंस ये कि हमने ये नहीं किया कि स्किन को छील के स्किन के ऊपर कोई पिगमेंट की लेयर थी जिसको उतार दिया और वहां से जल्द गोरी होना शुरू हो गई। हमारे जो स्किन कंसर्न से, मेडिकल कंसर्न से, हमने उनको सॉल्व किया और वो हमारे सॉल्व हो गए। द गोल ऑफ केमिकल पील इज टू रिमूव प्रिडिक्टेबल यूनिफॉर्म थिकनेस। हमें पता होता है हम किस थिकनेस तक जा रहे हैं और वही थिकनेस हमने ऊपर से उतारनी है। ना बर्न का रिस्क है, ना ये कि टू सुपरफिशियल है और डेड स्किन सेल उतर ही ना पाए। ऑफ द डैमेज स्किन विच सब्सिक्वेंटली अलाउज फॉर नॉर्मल वुंड हीलिंग एंड स्किन रिजुविनेशन टू अकर। अच्छा, ना सिर्फ ये करती है कि स्किन उतारती है, डेड स्किन सेल्स को रिमूव करती है, एसिड्स हैं बैक्टीरिया को किल करते हैं, और साथ में ये भी करते हैं क्योंकि ये कास्टिक एजेंट्स हैं, यानी कि ये क्या करेंगे, प्रोटीन कोagulation कर देंगे। ठीक है, जो प्रोटीन कोagulation है, जो डेड स्किन सेल के अंदर कोई प्रोटीन पड़ी हुई है, जैसे केराटिनोसाइट्स में केराटिन पड़ी हुई है, उसकी वजह से क्या होता है, प्रोटीन कोagulation जहाँ पे भी होती है वहाँ पे प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस रिलीज होते हैं और इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है। वहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट रिक्रूट होते हैं, आते हैं और 3 हफ्ते बाद वो कोलेजन इलास्टिन हाइलुरोनिक एसिड को रिलीज करते हैं। तो ना सिर्फ इसने एक एक्सफोलिएशन का काम किया, इसने हमारा जो पीआरपी वाला काम था वो भी कर दिया। ठीक है, वहां पे स्किन के अंदर कोलेजन इलास्टिन हाइलुरोनिक एसिड के लेवल्स भी बिल्ड कर दिए। कितने अरसे बाद उस चीज का रिजल्ट आएगा? 3 हफ्ते बाद, एक सेशन के। ठीक है, ये वुंड हीलिंग जो हुई है उससे स्किन रिजुविनेशन हुई while simultaneously minimizing complications such as scarring and unwanted pigmentary changes। कुछ लोग जब माइक्रो नीडलिंग करवाते हैं या जब वो CO2 फ्रैक्शनल कराते हैं तो उनके चेहरे के ऊपर जो स्कारिंग होती है वक्ती तौर से, वो उनको उनके वर्क एथिक्स के साथ या उनकी जॉब के साथ या यूनिवर्सिटी जाते हैं तो वो उसको नहीं लेके चल सकते, या किसी लड़की की शादी हुई है वो इस तरह से नहीं कर सकती है। तो केमिकल पील उनके लिए एक ऐसा ट्रीटमेंट है। कुछ लोग माइक्रो नीडिंग जो है वो करवाते हैं तो पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन ही उनकी जिंदगी को खराब कर देती है। तो इसमें पीआईएच के भी चांसेस नहीं है, इससे आपके चेहरे के ऊपर स्कारिंग वगैरह भी नहीं होती और पिगमेंटरी चेंजेस भी नहीं होती। अब आप कहोगे कि माइक्रो नीडलिंग और CO2 फ्रैक्शन लेजर जो है फिर वो इजाद किस लिए हुई है? अगर आप उनको सही तरीके से परफॉर्म करेंगे वो तो उनके भी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, मगर ये है कि उनके जो रोल्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं केमिकल पीलिंग से। ठीक है, ज्यादा वो स्कार करेक्शन रिजुविनेशन के लिए होता है, और ये जो है रिजुविनेशन, पिगमेंटरी चेंजेस रिवर्सल और डेड स्किन सेल रिमूवल, उन सब के लिए है। नेक्स्ट स्लाइड। प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर जो है इसमें आपने 1 to 10 मिनट का एक लफ्ज याद रखना है, फिर मैं आपको पढ़ना शुरू करूंगी। 1 से 10 मिनट, यानी कि कुछ मरीजों में आपको 1 मिनट में आपका टाइम पूरा हो जाएगा, कुछ मरीजों में 10 मिनट में टाइम पूरा होगा, लेकिन 10 से ऊपर आपने नहीं जाना। कुछ में 2 मिनट में हो जाएगा, कुछ में 3 में, कुछ में 4 में, इस तरह करते करते कुछ में 10 में। इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। जब भी मेरे स्टूडेंट्स मुझसे पी लेते हैं, सबसे पहला उनका सवाल ही होता है, मैडम ये मुंह पे कितनी देर लगानी है? तो इसका जवाब है 1 to 10, 1 से 10 मिनट। ठीक है, आपने करना ही होता है। मैं पहले आपको उर्दू में 2 लाइनों में समझाती हूँ, फिर मैं ये सारा टेक्स्ट भी पढ़ती हूँ। आपने करना ही होता है कि आम ये जो ब्रश होता है चेहरों पे, ये फेशियल वाली पॉलिशर ब्लीच लगाने वाला, बाजार से 30-40 रुपए का, 100 रुपए का आपको मिल जाएगा। और एक छोटी सी आपने सिरेमिक का बाउल ले लेना है, वो भी आपको 100 रुपए 30 रुपए में मिल जाएगी। प्लास्टिक बोल भी ले सकते हैं। तो
जिसमें केचप चटनी डालते हैं वो वाला। इसके अलावा एक स्प्रे वाली बॉटल। अच्छा, कहीं कहीं ओवर एक्सफोलिएशन ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो कि पीलिंग जो है बहुत ज्यादा हो जाए, आपको कुछ भी नहीं पता होता, पेशेंट की स्किन बहुत सेंसिटिव है, पेशेंट झूठ बोल रहे होते हैं, रेटिनॉल्स लगा रहे होते हैं, घर में कोई ब्लीच कोई पॉलिशर कुछ एक्सफोलिएशन करके आए। तो तरीका ये है कि आपने जितनी शुरू में आपने जितना लेना है पील, उतनी ही आपने लेनी है वाटर। जैसे अगर आपने 1 ml पी लिया तो आपने 1 ml प्लेन टैप वाटर नॉर्मल सलाइन जो भी अवेलेबल है वो यूज कर लें। क्योंकि ये 100% नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है, तो इसमें आपको स्टेरिलाइजेशन के बारे में परेशानी की कोई जरूरत नहीं है। और आपने एक छोटा ब्रश, पॉलिशर वाला ब्रश होता है, दराज रोड पीके से ले लें, आपको घर में किसी करीब कोई दुकान है वहां से ले लें, हर जगह से आपको पॉलिशर लगाने वाले ब्रश के नाम से एक ब्रश मिल जाता है, ठीक है। हाउ टू स्टार्ट द प्रोसीजर। अच्छा, अभी तो मैंने प्रोसीजर स्टार्ट ही नहीं किया। देखो बेटा, सबसे पहले आपने ये करना है कि पेशेंट को लिटाया और एक छोटा सा जो केचप चटनी वाला बोल होता है, शीशे का ले लो तो अच्छी बात है, उसमें आपने 1 ml डाली अपनी पील, और आपने 1 ml सादा पानी डाल दिया, ठीक है। 1 ml पील और 1 ml सादा पानी, पील नहीं है, सिरिंज नहीं पड़ी तो आप स्पून से मेजर कर लो, ठीक है। उन दोनों को मिक्स किया, पेशेंट की आंखें बंद कराई, और अगर आपको कोई जख्म वगैरह चेहरे पे नजर नहीं आ रहा है इस वक्त एक्टिव, तो आपने पेशेंट को कहना है आंखें और मुंह बंद करो, और जैसे ही तुम्हें जलन और चुभन हो तुमने हाथ ऊपर कर देना है। जो पॉलिशर वाला ब्रश होता है वो नरम ब्रश होता है, जो चेहरे पे ब्लीच लगाने वाला ब्रश होता है, वो ब्रश आपने यूज करना है, आपको हर जगह से मिल जाता है। उसके बाद आपने अच्छी तरह से पील और पानी को मिक्स किया, पेशेंट की आंखें और मुंह टाइट बंद है, और उसको आपने बताया कि जब तुम्हें जलन होगी तुमने अपना हाथ ऊपर कर देना है। तुमने अपना हाथ ऊपर करना है उस वक्त जब उसको जलन हो। आपने ब्रश से उसके पूरे चेहरे पे पील लगाई, और साथ साथ आप अच्छी तरह ब्रश से मलते गए। आंखें क्योंकि बंद है तो अपर आईलिड्स पे भी लगाएंगे, लिप्स पे भी लगाएंगे, चिन पे भी लगाएंगे, नोज के ऊपर भी सारा लगाएंगे, कानों पे गर्दन पे जाएंगे। जहां पे आपका डार्क एरिया होता है वहां से आप पील लगाना शुरू करते हैं, क्योंकि वहां पे वो काम करना जल्दी शुरू करती है। जैसे अराउंड द माउथ अक्सर लोगों का डार्क होता है, ठीक है, कुछ लोगों के डार्क सर्कल्स का ज्यादा इशू होता है, तो आप उनके डार्क सर्कल से शुरू करेंगे। पील लगा के आपने वेट करना है कि पेशेंट जो है वो हाथ ऊपर करे, ठीक है। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, अगर फर्ज करो वो नहीं हाथ ऊपर कर रहा, आप एक लेयर और पील की लगा देंगे। याद रहे कि सारे प्रोसीजर में अगर तो सर्दियां हैं तो ठीक है, गर्मियां हैं तो पंखा ऑन होना चाहिए ताकि स्वेटिंग ना हो पेशेंट को, ठीक है। अभी हमें स्वेटिंग को अवॉइड करना होता है सारे प्रोसीजर्स में। अभी हमने पील वरना डाइल्यूट हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही वो कहता है कि मुझे इचिंग हुई है, क्योंकि उसके होंठ और आंखें तो बंद है, क्योंकि पील बिल्कुल पानी जैसी है, वेरी लेस विस्कस, वेरी रनी, तो वो हाथ ऊपर करेगा तो आपके दूसरे हाथ में बफर वाली बॉटल हो। बफर क्या होता है? पील्स जो होती हैं वो एसिड्स होते हैं, तो बफर सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर होता है, 10% होता है। आपने उसके पूरे चेहरे पे वो स्प्रे करना है और उसे कहना है अभी तुम्हें थोड़ी जलन होगी। जब बफर यानी कि एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं आपस में, तो आपको पता है सॉल्ट एंड वाटर बनता है, तो उसको जो है रिएक्शन आएगा, जो उस वक्त एनर्जी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो उसके चेहरे पे जलन और गर्मी सी होगी, ठीक है। उसमें आपने परेशान नहीं होना कि आपसे कुछ बर्निंग हो गई या कुछ हुआ है, उसे बताना है। और हाथ वही ग्लव्स वाले हाथ से आपने अच्छी तरह चेहरे के ऊपर जो है मसाज करना है। ये जो स्प्रे वाली बॉटल है ये आपको 100-150 रुपए की आराम से मिल जाती है, दराज से मिल जाती है, किसी भी घर के करीब दुकान से मिल जाती है। इसके अंदर आपने बफर जो है भर के रख देना है, ठीक है। बफर आपके हाथ में होगा तो आपने पीलिंग स्टार्ट करनी है, क्योंकि वंस एसिड ने अपना काम शुरू कर दिया और वो डीप से डीप जाना शुरू हो गया, तो फिर आपके पास कोई तरीका नहीं है उसको रोकने का, ठीक है। पानी के साथ आप एसिड को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते। इसके बाद बफर को अच्छी तरह से आपने उसके चेहरे के ऊपर जब स्प्रे कर दिया, उसको थोड़ी सी जलन होगी तो आपने उसको ग्लव वाले हाथ से, आम जो पॉलीथीन ग्लव्स होते हैं जो शॉपर जैसे होते हैं वो यूज कर लें बेशक, उसको रगड़ते रहना है, 1-2 मिनट अच्छी तरह से मसाज करें, क्योंकि बफर की अपनी क्लीनिंग प्रॉपर्टीज हैं। और फिर आप टिश्यू पेपर से उसका चेहरा साफ कर दें, और फिर साफ पानी का स्प्रे करके एक दफा फिर से चेहरा साफ कर दें। उसे पूछ लें उसकी आंखों में मुंह में कुछ गया तो नहीं है, अगर गया है तो उसकी आंखें, चेहरा और मुंह, माउथ जो है वो और साफ कर दें, ठीक है। अब हम इसी प्रोसीजर को वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं। इट्स अ जनरल प्रोसीजर फॉर डूइंग अ केमिकल पील विद बफर। बफर को न्यूट्रलाइजर भी कहा जाता है, like sodium bicarbonate or a neutralizing solution. A buffer is used to neutralize the acid and reduce irritation, especially for medium to deep peels on the sensitive skin. ठीक है, देखो, इरिटेशन जैसे पेशेंट को होगी हम बफर स्प्रे कर देंगे, और सेंसिटिव स्किन आपने हर स्किन को एज अ सेंसिटिव स्किन आप डील करें।
अब आप कहेंगे कि तो मीडियम और डीप पील्स की बात है, तो सुपरफिशियल पील्स से क्या, उसमें तो हमें जरूरत नहीं है। तो क्लिनिक्स में मीडियम और डीप पील्स ही यूज होती हैं। सुपरफिशियल पील यानी कि 10% सैलिसाइलिक एसिड या 5%, तो आप अपने घर के लक्स साबुन भी उठा के उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे तो वो तो उनके अंदर भी होता है। सुपरफिशियल पील्स तो वो हैं जो हम डेली बेसिस पे करते हैं, ठीक है। Chemical peel should ideally be done by trained professionals. The guide is for educational purpose only. क्यों? क्योंकि हमने लोगों के बर्न्स देखे हैं, और जो बर्न्स है ये क्या है, ये इंजरी है, ये ट्रॉमा है, जिसके लिए पंजाब हेल्थ कमीशन में आप सीयू होते हैं। और बहुत सारे केसेस में फाइलों की फाइलें एस्थेटिक डॉक्टर्स की उससे भरी पड़ी हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। क्या मटेरियल चाहिए होते हैं? सबसे पहले आप देखें कि क्लींजर हो, जेंटल पीएच बैलेंस क्लींजर हो, यानी कि डीप क्लींजिंग नहीं करनी, हल्का फुल्का कोई क्लींजिंग कर लें। सिंपल पॉन्ड्स वगैरह का क्लींजर मिल जाता है, जॉनसन एंड जॉनसन का, इस तरह से दराज से मिल जाएंगे आपको। उसके बाद है डीग्रीजर लाइक अल्कोहल स्वैब या एसीटोन। अल्कोहल स्वैब आराम से, एक अल्कोहल स्वैब से, क्योंकि चेहरे पे मेकअप होता है, कुछ भी चीज हो सकती है, वो उतरेगा तो फिर, वरना पेशेंट बाद में कहेगा कि मेरे तो मेकअप ऐसे ही लगा था आपने ऊपर, आपको तो कुछ आता नहीं है। फिर आपके पास जो भी पील है, ग्लाइकोलिक है, सैलिसाइलिक एसिड है, टीसीए पील है, ट्राइक्लोर एसिटिक एसिड होता है टीसीए। इस अगर आप परेशानी में पड़ गए ना कि मैंने कौन सी पिल यूज करनी है, तो आप तो गए काम से। तो इसके लिए बेस्ट ये है कि आप कॉम्बिनेशन पिल यूज करें, जिसमें ग्लाइकोलिक भी हो, सैलिसाइलिक भी हो, टीसीए भी हो, रेटिनॉल भी हो, रिसोर्सिनॉल भी हो, ठीक है, और सारे एसिड्स हो, ट्रांसैमिक एसिड भी हो, हर चीज हो। इस तरह की पील को कहते हैं जेसनर्स पील, ठीक है। इसके अलावा जिसमें सिट्रिक एसिड के साथ एडिट हो, जो स्किन को ग्लो देता है, तो उसको हम कहते हैं मॉडिफाइड जेसनर। जिसमें ग्लूटाथायोन भी एडिट हो, उसको हम कहते हैं व्हाइटनिंग पील, जिसको टेक्निकली हम लाइटनिंग पील कहते हैं, लेकिन लोग उसको व्हाइटनिंग पील कहते हैं, ठीक है। इसलिए इसमें परेशान नहीं होना कि कौन सी पील यूज करें कौन सी ना करें। जो सबसे सस्ती आएगी वो जेसनर्स है, क्योंकि वो बेसिक है। मॉडिफाइड जेसनर्स उससे थोड़ी सी महंगी है, जो चेहरे पे शाइन और ग्लो लाती है। उससे और ज्यादा जो महंगी होगी वो वाइटनिंग या लाइटनिंग पील होगी, जो क्या रंग गोरा करती है, उसमें ग्लूटाथायोन मिक्स है। ग्लूटाथायोन एक महंगा केमिकल है। जो बफर या न्यूट्रलाइजर होता है ना, वो क्या होता है, बेकिंग सोडा। पानी के अंदर आप 1 चम्मच अगर बेकिंग सोडा मिला दें तो आपका घर में बफर तैयार हो जाता है, ठीक है, और कमर्शियली अवेलेबल न्यूट्रलाइजर। लेकिन मसला ये होता है कि वो जो घर में आप पानी में जो बेकिंग सोडा मिलाते हैं, वो पूरी तरह से डिजोल्व नहीं हो पाता, तो वो आपकी स्प्रे वाली बोतल में बल्कि खराबी भी पैदा करता है। तो बना बनाया न्यूट्रलाइजर वैसे ही पील के साथ फ्री आता है। और कॉटन पैड, ब्रश या गॉज, या इसमें से कुछ भी नहीं है तो टिश्यू पेपर आपके पास काफी है। इसके अलावा ये जो आप ऊपर देख रहे हैं क्लींजर, जो सबसे पहला पॉइंट था, वो भी जरूरी नहीं है। पेशेंट अगर पेइंग ही नहीं है, पेशेंट अगर 7-8 हजार दे रहे हैं पील के, तो चलो आप बैठ के उसकी 15 मिनट क्लींजिंग भी करो, वरना खाली आप स्वैब से साफ करेंगे, आपके पास पील और बफर हो, ये इकट्ठे ही आते हैं। और कॉटन पैड्स आपके पास, ब्रश या गॉज में से कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं, टिश्यू पेपर रोल्स बहुत सस्ते मिल जाते हैं। जो क्लिनिक यूज के होते हैं ना, कमर्शियल वाले, वो बहुत सस्ते होते हैं। ग्लव्स सिंपल 30-40 रुपए का पैकेट आता है ग्लव्स का, उसके अंदर 100 ग्लव्स होते हैं। टाइमर, टाइमर जो है वो तब आपको जरूरत है कि जब आपकी अभी प्रैक्टिस डेवलप हो रही है। 10 मिनट का टाइमर, ये आपने अभी सोचा नहीं है कि आपने टाइम देखना है। यानी कि चाहे कोई पेशेंट अपना हैंड रेज नहीं भी करता कि अभी तक मुझे जलन शुरू नहीं हुई, थ्रेशोल्ड अचीव नहीं हुआ, तो लेकिन 10 मिनट से ज्यादा आप किसी को पील नहीं लगाते। तो आप यही है कि अपने मोबाइल पे टाइम देख के पी लगाना शुरू करें। अगर पेशेंट हाथ ऊपर नहीं करता कि मुझे जलन शुरू हो गई है, तो आप 5-7 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट तक आप वेट करेंगे, और उसके बाद आप खुद ही साफ कर देंगे, ठीक है। मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन। मॉइस्चराइजर में जो सबसे आसान तरीका है, विटामिन ई के कैप्सूल्स हैं, वो बाजार से अवेलेबल होते हैं, आम दुकानों से, चाइना मार्ट से। और सनस्क्रीन, सनब्लॉक पेशेंट अपनी जेब में रखता है, वरना फिर आप उसको खुद लगा दे सकते हैं। टोटल ये चीजें जो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें कोई भी चीज खर्चे वाली नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। प्रोसीजर के स्टेप्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपने स्किन को क्लीन किया, जो उसमें आपने क्लींजर यूज किया, जैसे मेकअप ऑयल डर्ट वगैरह जो है वो उतर गया, पैड ड्राई किया विद अ क्लीन टॉवल। अगर आपके पास पेशेंट अच्छी पेइंग कर रहा है तो सही है, अगर नहीं इतना पे कर रहा, 500 रुपया चेहरे की पील का दे रहा है, 1000 रुपया दे रहा है, तो उसमें आप इतनी फैसिलिटी तो उसको प्रोवाइड नहीं करेंगे ना। जैसे आप किसी बहुत बड़े एस्थेटिक क्लिनिक पे जाते हो, जो डिफेंस में या गुलबर्ग में है, आप उससे केमिकल पील ही सिर्फ करवाते हो, तो ये क्लींजर भी करते हैं, ये सारा करते हैं, फिर चेहरे पे मास्क भी लगाते हैं, पीडीटी लाइट भी देते हैं, क्योंकि वो पैसे भी उतने ही ले रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ बेसिक पढ़ रहे हैं।
कि जो करना मस्ट है, और उसके अलावा आप जितनी चीजें ऐड करते जाओ वो आपकी अपनी मर्जी है। डिक्रीज ऑफ सिम 70% अल्कोहल कौन सी होती है? अल्कोहल स्वैप जो हमारा होता है, ये एसीटोन टू रिमूव एनी रिमेनिंग ऑयल्स, दिस इंश्योर्स इवन पेनिट्रेशन ऑफ द एसिड। अब ये होता है कि जैसे कहीं पे मेकअप लगा हुआ है तो वहां पे पील होती नहीं है, डार्क सर्कल में कंसीलर लगाया हुआ है, तो फिर इसलिए बेहतर है कि मेकअप उसका उतार लें। अप्लाई द पील ऑन द ग्लव्स, पुट ऑन ग्लव्स। ग्लव्स सिंपल जो आपके होते हैं पॉलीथीन वाले। अप्लाई द केमिकल पील इवनली यूजिंग अ फैन ब्रश और कॉटन पैड। अगर आपके पास ब्रश भी नहीं है, आप कॉटन पैड से भी कर सकते हैं। स्टार्ट टाइमिंग इमीडिएटली with the skin closely for signs of frosting and strong reactions, especially with TCA and Jessner sweet। अच्छा, फ्रॉस्टिंग क्या होता है कि स्किन के ऊपर एक वाइट सी लेयर आना शुरू हो जाती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस कहीं भी रेडनेस आप देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, ये स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है। अच्छा, इसमें सबसे अच्छा जो रिएक्शन देता है वो पेशेंट खुद देता है, कि वो अपना हाथ रेस कर लेता है। ठीक है, और बाकी ये है कि जब आप एक्सपर्टीज आपकी बढ़ती चली जाएगी तो आप खुद ही देख लोगे। हो सकता है पेशेंट जो है वो ना बता रहा हो मुरवत में, वो डरता हो, डॉक्टर के साथ फ्रैंक ना हो। ठीक है, मॉनिटर द टाइम एंड कीप द पील ऑन फॉर द रिकमेंडेड टाइम, यूजुअली 1 to 10 मिनट्स। ये 1 to 10 वाला वर्ड आपने याद रखना है कि मिनिमम 1 मिनट है और मैक्सिमम 10 मिनट्स है। पेशेंट ना भी जवाब दे फिर भी, डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड द स्ट्रेंथ। बहुत स्ट्रांग है तो 1 मिनट ही काफी है, 10 मिनट्स तो जेसनेंस लगाई है। मैंने आपको बताया जितनी पी लेनी है शुरू में उतना ही अंदर पानी मिक्स करना है, ताकि पेशेंट का मुंह ना जले। काम रिजल्ट कम आया, कोई बात नहीं, पेशेंट को सेशन के बारे में बता सकते हैं, एक लेयर और लगा सकते हैं। रिजल्ट ज्यादा ही आ गया, पेशेंट का मुंह जल गया, उसका कोई कंपनसेशन नहीं है। ठीक है, डू नॉट एक्सीड द मैक्सिमम रिकमेंडेड डोज। मैक्सिमम रिकमेंडेड टाइम, टाइम क्या है? 10 मिनट्स मैक्सिमम। न्यूट्रलाइजेशन विद द बफर, इट इज नॉट सेल्फ न्यूट्रलाइजिंग पील लाइक ग्लाइकोलिक और एसी टीसीए। सेल्फ न्यूट्रलाइजिंग पील कौन सी होती है? वो होती है बायोफिजिक पील। जैसे आप बायो रिपील लेते हो, उस वो क्या होती है, कितने की है? एक वाइल 8,000 की उसकी कॉस्ट है, यानी एक पेशेंट के ऊपर 8,000 आपकी कॉस्ट है। अगर आपके पास एक एक्सक्यूज ऐसा पेशेंट है जो 16,000 देने को तैयार है, तो आप बायो पील यूज कर सकते हो। वो उनको कहते हैं बायोफिजिक पील, जो खुद ही न्यूट्रलाइज हो जाती है। ठीक है, लेकिन अब नॉर्मली जो हमें पढ़ाया जाता है, जब मैंने डॉक्टर ओबीटी से पढ़ा तो हमें ऐसी तरीका पढ़ाया जाता है जिसपे हमारे पास कोई भी केमिकल अवेलेबल हो तो हम उससे काम कर सके। एडवांस चीज आ जाए तो 100 मिल रहा है, ना हो तो बेसिक से भी काम कर सके। तो आपने न्यूट्रलाइजिंग सोल्यूशन या बेकिंग सोडा सोल्यूशन, जो 1 TS बेकिंग सोडा इन 1 कप ऑफ वाटर अपने पास रखना है। बफर को आपने कॉटन पैड से भी अप्लाई कर सकते हैं, स्प्रे वाली बोतल से आपका बफर वेस्ट कम होता है और बड़ा अच्छा अप्लाई होता है। वाइपिंग द फेस थॉरली टू स्टॉप एसिड एक्टिविटी, एसिड की एक्टिविटी को बफर रोकता है, पानी नहीं रोकता। बहुत से डर्मेटोलॉजिस्ट जाके कहते हैं जब जलन हो तो जाके ये सामने से खड़ा है इस पे मुंह धोना शुरू कर दो। जब पेशेंट मुंह धोने के लिए आंखें खोलता है, उठता है, तो एसिड सारा आंखों में चला जाता है। यू यूजुअली हेयर ऑन फील फिजिंग, दैट्स नॉर्मल। जब हम बफर को स्प्रे करते हैं चेहरे के ऊपर, तो पेशेंट को अपने कानों में ऐसे जैसे कि स्प्राइट की बोतल का ढक्कन खोलते हैं तो शुर शुर की आवाजें आती है, तो उस तरह से आवाजें आएंगी। परेशान नहीं होना। न्यूट्रलाइज करने के बाद अपने ग्लव वाले हाथ से अच्छी तरह न्यूट्रलाइजर को बफर को मलना है, क्योंकि न्यूट्रलाइजर क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, जो साबुन वगैरह में होता है, जो आपके चेहरे को साफ करता है। चेहरा और साफ होगा। रिंस आफ्टर न्यूट्रलाइजिंग, न्यूट्रलाइजिंग के बाद साफ पानी का बस स्प्रे किया और टिश्यू से साफ कर दिया। रिंस द स्किन विद कूल वाटर टू इंश्योर प्रोडक्ट, कूल वाटर वही होता है रूम टेम्परेचर वाला वाटर। ठीक है, ताकि हर तरह की प्रोडक्ट रिमूव हो जाए, ना एसिड ना अल्कली, वरना एसिड और या बेस दोनों में से कोई भी चीज हो वो फिर कपड़ों के कलर्स भी उतारती है, कपड़े खराब होते हैं। ठीक है, तो चेहरा एक दफा साफ करते हैं, ऊपर आपने लगा दिया सन ब्लॉक, और उससे पहले आपने मॉइस्चराइजर अगर आप ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि केमिकल बेस नहीं करना, विटामिन ई वाला कोई नर्ड सा मॉइस्चराइजर जो है ऐड कर ले। वो जो विटामिन ई के कैप्सूल्स होते हैं, ऑयल वाले विटामिन ई ऑयल के कैप्सूल 200-300 रुपए के मिल जाते हैं, वो बेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। आफ्टर केयर में दो चीजें हैं, एक है पोस्ट केयर और एक है पोस्ट पील केयर टिप्स। पोस्ट केयर ये है कि आपने स्किन को ड्राई किया, टिश्यू पेपर से कर लें, गॉस से कर लें, टॉवल से कर लें। आपने एक कामिंग सीरम या मॉइस्चराइजर दिया, एलोवेरा वाला, हाइलुरोनिक एसिड वाला। हमने पढ़ा था कि एलोवेरा स्किन को काम डाउन करता है। ठीक है, या फिर आप बस विटामिन ई ऑयल लगा दें, सनस्क्रीन लगा दें इफ गोइंग आउटसाइड, ये तो मस्ट है। अगर रात का टाइम है, ठीक है, और पेशेंट करीब से कहीं से आया तो बस ठीक है, द स्किन विल बी वेरी सेंसिटिव। देखो,
जब भी हम स्किन की बेहतरी का कोई प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं तो स्किन बल्कि ज्यादा एक दफा सेंसिटिव हो जाती है, इस वजह से सनस्क्रीन लगाना भी मस्ट है। अब है पोस्ट पील के टिप्स। अवॉइड सन एक्सपोजर फॉर एटलीस्ट अ वीक। एक वीक कोई भी सूरज के बगैर या चूल्हे के बगैर खवातीन नहीं रह सकती हैं। कोई भी अपने कमरे में बंद नहीं हो जाएगा अपनी जॉब छोड़ के। तो इस वजह से ये है कि सन ब्लॉक का एक्सपोजर जो है वो बढ़ा दें और कोशिश करें कि सन में जरा कम आप एक्सपोज हो। डू नॉट पिक एट फ्लेकिंग स्किन। डेड स्किन सेल उतरेगी ऊपर से पापड़ बन के, उनको छीलना नहीं है। पेशेंट्स के भी आप भद्दे होंगे, अभी आपकी स्किन ऊपर से उतरना शुरू होगी। तो ये भी हो सकता है कि अगर पील बहुत डीप नहीं की, सुपरफिशियल है, तो वो फ्लेकिंग ही ना हो। ठीक है। तो वो जो डेड स्किन है वो ऊपर से उतरती फील ना हो। वो इस तरह करती है वो जो कास्टिंग एजेंट्स है, कि जैसे कि आपने नमक मिलाया पानी में तो वो मिक्स होकर ट्रांसपेरेंट हो गया, इस तरह से जो डेड स्किन सेल थे वो सबको पील में डिसॉल्व हो गए और वो उतर गए। जरूरी नहीं है कि फ्लेकिंग स्किन बाद में बने। यूज जेंटल हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट। पील के बाद आपकी स्किन जरा ड्राई हो जाती है, पेशेंट को पहले ये बात बताएं, आपके नॉलेज में होगी तो आप बताएंगे ना, तो उसको कहें कि मॉइस्चराइजर इसके बाद लगाना मस्ट होता है। हाइड्रो मिस्ट बड़ा अच्छा मॉइस्चराइजर है क्योंकि उसमें ह्यूमेक्टेंट्स भी हैं जो ड्रॉ करते हैं केमिकल को, वाटर को, मॉइस्चर को स्किन के अंदर। अवॉइड एक्टिव इंग्रेडिएंट्स लाइक रेटिनॉइड्स, एचएस, बीचेस और विटामिन सी फॉर 5 to 7 days। ये जो रेटिनॉइड्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये एक्सफोलिएटिंग होते हैं, ये ऊपर से रेड स्किन सेल उतारते हैं, नए सेल्स ऊपर लेके आते हैं, सेलुलर टर्नओवर इंक्रीज करते हैं। एएचएस बीएचएस क्या है? अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, जो हमारे साबुनों में भी होते हैं, हमारे फेस वॉश में भी होते हैं। विटामिन सी की क्रीम जो होती है, विटामिन सी के एल स्कॉर्बिक एसिड। अब देखो ये रेटिनोइक एसिड है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड और एल स्कॉर्बिक एसिड, ये खुद ही एसिड्स हैं। हमने स्किन की ओवर एक्सफोलिएशन नहीं करानी। हम यहाँ पे कौन सा देंगे पेशेंट को चेहरा धोने के लिए? जेंटल हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स कही है ना उन्होंने, तो जेंटल क्लींजर देंगे हम उसको चेहरा धोने के लिए। सीटाडर्म दे देंगे, ड्राइनो दे देंगे, ऑयलेटम दे देंगे। ठीक है। और मुंह पे लगाने के लिए जो हम सुबह के टाइम सनब्लॉक देंगे, और रात को लगाने के लिए हाइलुरोनिक एसिड की आप वो दे दें, सीरम दे दें। ठीक है। वो भी 24 घंटे के बाद ये सारा कुछ शुरू होगा एक्सेप्ट सनब्लॉक। सनब्लॉक तो इमीडिएट आप पेशेंट को लगा के भेजेंगे। 5 to 7 days के बाद उसकी डेड स्किन के फ्लेक्स उतरते हैं और नई स्किन आना शुरू होती है। 3 हफ्ते के बाद फाइनल रिजल्ट आता है मीडियम डेप्थ पील का। सुपरफिशियल पील है अगर, यानी कि आप क्लिनिक पे नए हो, आपने मीडियम डेप्थ पील ही खरीदी और उसको आपने पानी में डाइल्यूट करके यूज किया, तो वो 2 हफ्ते के बाद आप रिपीट कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। ये एक बड़ी मिसगाइडिंग पिक्चर है। पेशेंट्स ही बड़े बड़े बिलबोर्ड पे ये तस्वीर देखते हैं और कहते हैं कि हमारी इस तरह से ऊपर से स्किन उतरनी चाहिए थी, वो नहीं उतरी। तो उनको कहें कि जो आपके डेड स्किन सेल थे, जो हमने पील मिलाई लगाई थी, उसके अंदर डिजोल्व हो गए। और वो जब हमने बफर स्प्रे किया और टिश्यू से आपका चेहरा साफ किया तो वो साथ के साथ उतर गए। ठीक है। लेकिन कुछ पेशेंट्स में ये होगा भी सही। किस में होगा? जब जिसमें आप ज्यादा स्ट्रॉन्ग पील यूज करेंगे। इस तरह से यूं मास्क बन के तो नहीं उतरता, स्केल्स बन के, पापड़ बन के जल के ऊपर से डिफरेंट उतरते हैं। जैसे सर्दियों में आपके होंठों पे पापड़ बनते हैं, पूरे चेहरे पे पापड़ से बनते हैं और उतरते हैं। तो ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्स वेरी करता है। इस पे आप लोगों ने परेशान नहीं होना। पेशेंट को कहें कि ये ऐसा होता भी है और नहीं भी होता। ये आपको तस्वीर ये बताने के लिए दिखाई गई है कि आपके ऊपर से डेड स्किन सेल की लेयर उतरती है, लेकिन ये फिजिकली उतार रही है। रियलिटी में वो एसिड में डिसॉल्व होकर आपकी स्किन के ऊपर से उतर जाती है। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले आप ये नीचे बिफोर एंड आफ्टर देखें। ये बिफोर थी, ये खातून थी, ये पील करवाने क्लिनिक जा रही थी। इसकी आंखों के नीचे आप डार्क सर्कल देखें। आप इसके मुंह के साइड्स पे, ऊपर अपर लिप्स पे आप जरा इसके ब्लैक पिगमेंट देखें जो इकट्ठा हुआ हुआ है। ठीक है। उसके बाद आप इसके चेहरे पे पफीनेस देखें। पफीनेस कैसे नजर आएगी? नेजोलेबियल फोल्ड है, ये देखें आगे को बेंड होके भरी हुई है गुब्बारे की तरह। ठीक है। अब आप इसके चेहरे के ऊपर डलनेस देखें, हालांकि ये अंग्रेज है, इसकी स्किन में कोई शाइन नहीं है। अब आप आफ्टर वाली तस्वीर में आए, इसके डार्क सर्कल्स कहाँ गए? इसकी अपर और लोअर लिप की पिगमेंटेशन काफी कम हुई है, इसकी स्किन में शाइन आ गई है, इसकी स्किन से पफीनेस खत्म हो गई है, इसकी स्किन टाइट हो गई, इसकी स्किन यंग हो गई है, फाइन लाइंस और रिंकल्स काफी हद तक कम हो गए हैं। ये किससे हुआ है? सिर्फ एक पील के सेशन से। हाँ, जो ड्रामेटिक ड्रास्टिक रिजल्ट्स होते हैं पेशेंट दिखाते हैं, लेकिन इस औरत ने अपनी आफ्टर केयर भी की, सनब्लॉक भी लगाया, हाइड्रेटिंग सीरम्स भी लगाए। मल्टीपल सेशन, मल्टीपल थेरेपीज वो लफ्ज है जो आपको सेव करेगा हमेशा और आपके पेशेंट्स को अच्छे रिजल्ट देगा। पेशेंट को बताना, ये बिफोर एंड आफ्टर एक सेशन का रिजल्ट नहीं होता, मल्टीपल सेशंस का रिजल्ट होता है, जो भी वो आपको तस्वीर दिखा है। और मल्टीपल थेरेपीज ये कि पील करा के धूपों में सारा दिन फिरती नहीं रही, इसने अपनी आफ्टर केयर को फॉलो किया जो डॉक्टर ने इसको लिख के दी थी। ठीक है। अच्छा, अब जरा नीचे करें। ये आपने बिफोर वाली तस्वीर को अच्छी तरह नहीं, ऊपर ऊपर मतलब कि मैं ऊपर वाली पिक्चर से शुरू करूँ, डेज का जो है। हाँ, बिफोर वाली पिक्चर को अच्छी तरह देख लें। डे 1 पे ये पीलिंग करा के घर है, इसका पूरा मुंह रेड हुआ हुआ था।
डे 2 पे वो स्केल्स बनना शुरू हो गए, जो हमने पेशेंट को समझाए थे कि आपने इसको छीलना और उतारना नहीं है। याद रहे कि ये फेयर स्किन है, हमारी जो एशियन स्किन है टाइप 4 है, उसके ऊपर आपको ये चेंजेस शायद नजर ना भी आए, ठीक है। डे 3 के ऊपर वो स्केल जो थे वो प्रोमिनेंट हो गए, जिस जगह पे पील थी थोड़ा ब्लैकिश होना शुरू हो गया। डे 4 पे देखें पूरा वो कंट्रास्ट हो गया, ठीक है। डे 5 पे वो स्केल्स उतरना शुरू हो गए, हमने पीछे पढ़ा था ना, डे 5 तक तो आपने उसके चेहरे के ऊपर कोई भी एसिड्स नहीं लगाने, क्योंकि नेसेंट स्किन जो है, जो नीचे से रेड रेड ये चिन्ह नजर आ रही है, ये बहुत सेंसिटिव है, इसके ऊपर अभी क्यूटिकल नहीं बना। डे 6 पे ऑलमोस्ट वो सारे स्केल ऊपर से उतर गए, पेशेंट को बताना है आपने खुद ही छीलने, खुद ही सुबह उठ के जब चेहरा धोएंगे तो काफी उतर जाएंगे, जिनका टाइम पूरा हो चुका है। डे 7 पे ये जो नई स्किन आती है, पेशेंट को उर्दू में आप क्या बताएंगे, आपका चेहरा भी फटा होगा, अभी डेड स्किन ऊपर पापड़ बनेंगे, उसको आपने उतारना नहीं है, छीलना नहीं है, वो खुद ही उतरेगी। 5 से 7 दिन के बाद आपकी नई स्किन आएगी, जो नीचे से लाल मैरून सी होगी, परेशान नहीं होना। वो तकरीबन 2 हफ्ते तक वही कलर अचीव कर लेगी जो आपकी जिल्द का कलर है, ठीक है। यानी कि स्किन कलर पे वापस आ जाएगी, ठीक है। और फाइनल जो आपको रिजल्ट आता है, ये जो नीचे बिफोर एंड आफ्टर है, ये 3 हफ्ते का रिजल्ट होता है। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, आप सुपरफिशियल फील कर रहे हैं, तो 2 हफ्ते में रिजल्ट आ जाता है। क्यों? क्योंकि आपने बहुत ज्यादा डीप नहीं गए, ठीक है। वरना जो पील्स हैं नॉर्मली वो मीडियम टू डीप पील्स यहाँ पढ़ाई जाती हैं, वो 3 हफ्ते बाद हम उसके रिजल्ट आते हैं, इसीलिए 3 हफ्ते से पहले उसको रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड करें। अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? कास्टिक एजेंट्स मैंने वो बताया था जो किसी चीज को गला सड़ा दें, ठीक है। जैसे कि आपके घर में एसिड होता है, वो आप डालते हैं, ये जो हार्पिक और ये चीजें होती हैं, आप डालते हैं, उसके बाद आप देखते हैं नीचे से बिल्कुल साफ टाइल्स निकल आई हैं। देयर यूज फॉर पील कॉज कंट्रोल्ड केरेटोकॉगुलेशन। केराटिन वो प्रोटीन है जो आपके कॉर्नियोसाइट्स जो केराटिनाइज हो जाते हैं, केराटिनोसाइट्स के अंदर होती हैं। एंड डीनेचरेशन ऑफ द प्रोटीन, प्रोटीन जो थी वो डीनेचर हो गई, टूट गई, जिसकी वजह से विद इन द एपिडर्मिस एंड द डर्मिस रिजल्टिंग इन रिलीज ऑफ प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स एंड कीमोकाइन्स। जब भी जिस्म में कहीं प्रोटीन टूटती है तो वहां पे प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स कीमोकाइन्स रिलीज होते हैं। प्रो इन्फ्लेमेटरी से क्या मुराद है? जो इन्फ्लेमेशन को स्टार्ट कराते हैं, इन्फ्लेमेशन से पहले आते हैं। अच्छा, इनका काम क्या है साइटोकाइन्स और कीमोकाइन्स का? सेल्स को इकट्ठा करके इन्फ्लेमेशन को वाले सेल्स को लेके आना, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जिसको हम देख रहे हैं वो है फाइब्रोब्लास्ट। सच टारगेटेड इन्फ्लेमेशन एक्टिवेट्स नॉर्मल हीलिंग सिग्नलिंग। अगर हमारे यहाँ पे कट लगा होता तो भी बॉडी ने यही करना था, ये हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट करना था, इंक्लूडिंग स्टिमुलेशन डेवलपमेंट एंड डिस्पोजिशन ऑफ न्यू डर्मल कोलेजन। वो जो फाइब्रोब्लास्ट हैं, वो न्यू डर्मल कोलेजन निकालते हैं कितने अरसे बाद? 3 हफ्ते के बाद। कोलेजन के ऊपर फाइब्रोब्लास्ट बनते हैं और फाइब्रोब्लास्ट खुद जो है वो कोलेजन रिलीज करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। एंड इलास्टिन रिकग्निशन ऑफ स्ट्रक्चरल स्कैफोल्ड प्रोटीन्स एंड डर्मल कनेक्टिव टिश्यू एंड रीजनरेशन ऑफ न्यू केराटिनोसाइट्स। केराटिनोसाइट्स क्यों क्या है? वो जो हमारी स्किन को वाटरप्रूफ बनाते हैं सेल्स। ये हमारी स्किन के ऊपर डेड स्किन सेल्स होते हैं जो हमारे लिए नॉर्मल प्रोटेक्टिव होते हैं, ठीक है। और आपने देखा पहले स्किन मैरूनिश थी, फिर वो अपने स्किन कलर के ऊपर आ गई। देखो कितने सारे काम हो गए, न्यू डर्मल कोलेजन, इलास्टिन हो गया, स्ट्रक्चरल स्कैफोल्ड प्रोटीन्स की रिकग्निशन हो गई, एंड डर्मल कनेक्टिव टिश्यू जो था वो डिपॉजिट हो गया, रीजनरेशन ऑफ न्यू केराटिनोसाइट्स हो गया, ठीक है। पूरी स्किन जो थी वो रिजुविनेट हो गई। द रिजल्ट्स इन रिजुविनेशन थिकनिंग ऑफ द एपिडर्मिस एंड इंक्रीज इन डर्मल वॉल्यूम। अब जो स्किन थी वो रिजुविनेट, आपने देखा ये यंग हो गई, फ्रेश हो गई, उसके ऊपर से पिगमेंट खत्म हो गया, उसके अंदर से रिंकल्स कम हो गए, उसमें से पफीनेस कम हो गई, उसमें से एजिंग कम हो गई। कुछ लोगों की जल्द बड़ी पतली होती है, वो थिक होना शुरू हो गई। थिक से मुराद ये नहीं है कि औरत है तो उसकी मर्दाना जल्द बन जाएगी, मर्द है तो उसके जो है वो लोहे की जल्द बन जाएगी। यानी कि उसके अंदर जो चीज होनी चाहिए वो बढ़ती है, कोलेजन, इलास्टिन, ठीक है। इंक्रीज इन डर्मल वॉल्यूम, डर्मल वॉल्यूम भी बढ़ता है और एपिडर्मिस में थिकनिंग भी बढ़ती है, जो कि आपकी खूबसूरती, यूथ को रिस्टोर करती है, आपके प्रोटेक्टिव फंक्शन को रिस्टोर करती है। यानी कि आप सन से ज्यादा प्रोटेक्शन अचीव कर लेते हैं, एटमॉस्फेयर से प्रोटेक्शन अचीव कर लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। बेनिफिट्स होते हैं, केमिकल पील के बेनिफिट्स हैं। देखो, कंसर्निंग पेशेंट जो आपके पास फाइन लाइंस के साथ आए, कहते हैं मैंने बोटॉक्स करा लिया, अब बड़ी बड़ी लाइनें तो नहीं पड़ती मेरे माथे वगैरह पे, लेकिन बड़ी छोटी झुर्रियां सी हैं, मतलब मैं आंखें बंद करके सोया दूं तो भी वो नजर आ रही हैं, ये नहीं कि हंसने से पड़ती हैं। डल स्किन, पेशेंट कहते हैं हमारा रंग पहले बड़ा गोरा था अब डल हो गया, आप उसका मजाक उड़ाते हो तो याद रखें कि हमारी टाइप 4 एशियन स्किन है, हमारी स्किन डल ही होती है, टैन होना हमारे लिए मस्ट है।
सन डैमेज हर इंसान को है। लार्ज पोर्स, खास तौर से डिलीवरी ऑफ द बेबी के बाद खवातीन में इशू होता है, ठीक है। किसी को भी वैसे तो हो सकता है। अनइवन स्किन टोन, ये तकरीबन हर इंसान का। और हाइपर पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल्स भी हाइपर पिगमेंटेशन में आते हैं। एक्नी और एक्नी स्कार्स का इशू, और रोज़ेशा। ये देखो, ये जो कंसर्न है, ये प्रॉब्लम है। अगर आप धूप में जाके बैठो और एक चेहरा पकड़ के गौर से, शीशा पकड़ के गौर से अपना चेहरा देखो, तो आप सबको इनमें से कम से कम 5 तो होंगे। यानी कि जो भी इंसान आपके क्लिनिक पे चल के आया है, वो इनमें से किसी ना किसी बीमारी में मुब्तला है, और उसको केमिकल पील का वो कैंडिडेट है। आप वो कहते हैं कि इसको कराने से मुझे क्या फायदा होगा, तो ये आपने बेनिफिट एक्सप्लेन करने हैं। एक्सफोलिएशन, यानी कि रेड स्किन सेल आपकी उतर जाएगी। स्मूदर स्किन, तो नई स्किन जो है वो स्मूथ होगी, रफ नहीं होगी। स्किन टाइट होगी, आपको पता है कोलेजन और इलास्टिन। अब क्या हुआ, एक्सफोलिएशन, स्मूदर स्किन, टाइटर स्किन, ब्राइटर स्किन, लेस पिगमेंटेशन, इम्प्रूव स्किन टोन, क्लियर स्किन। और ये इसमें कहीं पे भी बहुत ज्यादा व्हाइटनिंग नहीं लिखा कि आप दीवार वाले सफेद हो जाओगे। पेशेंट जो कहेगा क्या मैं भी पील करवाऊंगा तो मैं हाँ। बिल दूध मलाई वाला सफेद हो जाऊंगा, तो आपने जवाब देना नो। ठीक है। ये आप देखो कि जो बंदा आया ना आपके क्लिनिक में, आप उसको पील कर दोगे और उसको ये सारे बेनिफिट्स अचीव होंगे एक सेशन में, ये रिजल्ट आएगा ये वाला। इसलिए पाकिस्तानी अवाम में व्हाइटनिंग पील कह लो, लाइटनिंग पील कह लो, केमिकल पील कह लो, ब्राइटनिंग पील कह लो, ये बड़ी ही कॉमन है। क्यों? क्योंकि उनको इमीडिएट इंस्टेंट कुछ रिजल्ट चाहिए होता है, ठीक है। तो इससे उनको आएगा, और इसमें आप का खर्चा कोई खास नहीं है। इसलिए मैं इस लेक्चर के अंदर इस बात पे फोकस कर रही हूँ। कोई लाखों रुपए की आपको मशीन से भी लेने की जरूरत नहीं है, और इमीडिएट रिजल्ट है। इसमें जो एक प्रॉब्लम ये होता है बर्निंग का, तो उसका मैंने आपको तरीका बता दिया कि जब आप शुरू में आप डाइल्यूटेड करें, बाद में आप प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप अपने तरीके का करें, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा जी, किताब क्या कहती है कि पिगमेंटेड डिसऑर्डर्स हो, लाइक केराटोकॉगुलेशन हो, सब्सिक्वेंट एक्सफोलिएशन। केराटोकॉगुलेशन यानी कि हमने पढ़ा था केराटिनोसाइट्स के अंदर जो प्रोटीन केराटिन होती है उसकी कोगुलेशन होती है, उसी से प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस, कीमोकाइंस रिलीज होते हैं। फिर एक्सफोलिएशन होती है, हमने देखा था स्किन उतरती है। रिजल्ट इन सुपरफिशियल एंड मीडियम डेप्थ डिस्क पिगमेंटेशन, ये जो पिगमेंट होता है ये कम हो जाता है। इसीलिए कुछ लोगों ने इसका नाम मलाजमा पील भी रखा हुआ है, जैसे मलाजमा लेंटिजिनीस और एफिलाइड्स। ये जो है, ये प्रॉब्लम जो है, ये पीलिंग से एक, ये ऊपर कोई लेयर नहीं है प्लाज्मा के, ये मुलाजमा में ये स्किन के ऊपर कोई ब्लैक लेयर नहीं है जो यूं करके ऐसे ठिश करके ऊपर से उतर जाएगी प्लास्टिक शॉपर की तरह। ये जो है हर सेल के अंदर के लेवल का पिगमेंट है, ठीक है। तो पिगमेंटेशन कम होगी एक सेशन में कुछ हद तक, लेकिन हर सेशन में पहले से ज्यादा होगी। याद रहे कि आपने इसमें सिर्फ मुलाजमा के ऊपर पील लगानी है, पूरे चेहरे पे नहीं लगानी। पूरे चेहरे पे आप लगाएंगे, उसका बाकी चेहरा भी क्लियर होगा। वो कहेगा कि जिस तरह पहले कंट्रास्ट था, अभी भी कंट्रास्ट तो उतना ही है। कंट्रास्ट की वजह से बल्कि उसको लगेगा कि ये मुलाजमा डार्क हो गया, कहेगा पहले तो कम था अब ज्यादा हो गया। और आप जो पिक्चर्स बनाएंगे अपने क्लिनिक डाटा के लिए बिफोर एंड आफ्टर वाली, उसके अंदर भी जो डेप्थ, ये जो पिगमेंटेशन का लेवल है, ये आपको फर्क नजर नहीं आएगा, क्योंकि उसका चेहरा भी साथ फेयर हो जाएगा। ऐसे पेशेंट्स में आपने सिर्फ ये जो पैच होता है पिगमेंट्री, सिर्फ उसके ऊपर पील लगाएं, ठीक है। पेशेंट अगर आपसे ये बहस करे कि आपने मेरे पूरे चेहरे पे क्यों नहीं लगाई, तो आपसे आप कहेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग पील है, ये सिर्फ मुलाजमा के लिए है, इसीलिए हमने सिर्फ इधर ही लगाई है, बाकी चेहरे पे लगाएंगे तो आपका चेहरा बर्न हो जाएगा। इस तरह से आप पेशेंट को काउंसिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का पेशेंट इतना पढ़ा लिखा नहीं है। आप लोग तो फिर खुद ट्रबल में फंसेंगे। वो कहेगा मुझे तो कोई चेंज नहीं आई। क्यों? उसको चेंज फील नहीं हो रही होगी, क्योंकि उसका बाकी चेहरा भी फेयर हो रहा होगा। तो जितना कंट्रास्ट अभी है उतना ही कंट्रास्ट बाद में होगा, ठीक है। तो मुलाजमा, लेंटिजिनीस, एफिलाइड्स, किताब ये कहती है कि इन सब का ट्रीटमेंट बुक खुद कहती है कि आप केमिकल पील से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। ये इंडिकेशन है, यानी कि इनमें आप केमिकल पील यूज करेंगे। ये सिर्फ लेकिन केमिकल पील अकेली कुछ नहीं करती होती, साथ में काफी कुछ करती है, लेकिन सब कुछ नहीं करती। बाकी आपको उसका ट्रीटमेंट भी फॉलो करना है। इसके अलावा जो इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स हैं, एक्नी और रोज़ेशा, ये आप देख रहे हैं, ये जो रेडनेस हो जाती है और जो एक्नी हो जाती है। अब देखें, ये जो होती है एक्नी वल्गैरिस भी होती है, यानी पस वाली एक्नी भी होती है, सिस्टिक भी होती है जिसमें पस नहीं होती है, लेकिन वो विटामिन ई डेफिशिएंसी से होती है। तो हम जो रिसोर्सिनोल पील है वो यूज कर लेते हैं, उसमें विटामिन ए होता है, ठीक है। तो एक्नी, हर तरह की एक्नी को ये केटर करती है, और रोज़ेशा की पेशेंट को भी। ये देखें, हम उसके जरा नोस्ट्रिल पे देखें, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। स्कारिंग, इसमें एक्ने स्कारिंग, ट्रॉमेटिक स्कारिंग और सर्जिकल स्कारिंग। सर्जिकल स्कार से मुराद ये है कि जो ऑपरेशन करवाते हैं उसका स्कार है। ट्रॉमेटिक स्कारिंग ये जो बच्चे खुदकुशी करने वाले उनके स्कार्स होते हैं। अगर आपके पास CO2 फ्रैक्शन मशीन नहीं है, तो आप इससे भी काम चला सकते हैं एक्ने स्कार में। कैसे? आपने करना ही होता है कि आपने टूथपिक को तोड़ा,
जब आपने टूथपिक को तोड़ा तो जो उसकी नोकीली साइडें थी वो नहीं, जहां से आपने तोड़ा था उस साइड को आपने डायरेक्ट पील में डिप किया। आपने पील डाइल्यूट नहीं करनी है, ठीक है। और जो सिर्फ खड्डे हैं उनके अंदर आपने वो टूथपिक की मोटी साइड से आपने पील लगा दी सारे खड्डों में। जल्दी जल्दी काम करना है वरना एक तरफ से मुंह ना जल जाए। उसके बाद आपने जब पेशेंट को बर्निंग इचिंग ज्यादा हुई, 10 मिनट हो गए एक साइड पे, जैसे 10 मिनट हो गए, इसमें टाइम भी जरा लगता है ना, पील भी स्ट्रांग लगानी है, पूरे 10 मिनट आप दें और पील भी स्ट्रांग लगानी है। उसके बाद आपने बफर स्प्रे किया और उसको अच्छी तरह किया। इसको हम कहते हैं टीसीए क्रॉस। इसमें 30% टीसीए यूज होती है, अप टू 35 भी हो जाती है। और टीसीए क्रॉस से मुराद ये है कि हमने सिर्फ स्कार्स के अंदर लगाई। अब क्या होता है, जो रिजुविनेशन वाला प्रोसेस था, जब हमने पढ़ा कि फाइब्रोब्लास्ट आए, उन्होंने वो कोलेजन इलास्टिन ली, वो सिर्फ स्कार्स के अंदर करेंगे ना, तो स्कार जो होते हैं वो थोड़े रेज हो जाते हैं, इससे जो डेप्थ ऑफ स्कार्स है वो कम हो जाती है। फिर दूसरा आप ये देखें कि जब भी आपको भी कभी चेहरे पे दाना निकला होगा, जब आप उसको खत्म करते हैं, उसको छेड़ते हैं, तो वहां पे पिगमेंट भी रह जाता है। ये स्कार सिर्फ ये नहीं होते कि खड्डे होते हैं, इसमें ये डार्क ब्राउन भी होते हैं, तो पिगमेंट भी सिर्फ इनसे ही कम होगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं टीसीए क्रॉस। के लोग आपको 8,000 10,000 की पील, 35,000 रुपए की पील बेचेंगे। टीसीए क्रॉस और कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 35% टीसीए है, जिसको आप बैक ऑफ द टूथपिक से लगाते हैं। लेकिन 35% बेसिकली बॉडी एक्ने के लिए होती है, चेहरे पे 30% ही आपने यूज करनी होती है। तो मैक्सिमम 30% है। आप बिगिनर लेवल पे आप 20% से भी काम चला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। बाकी जो ट्रॉमेटिक और सर्जिकल स्कारिंग है उसका वही तरीका है। इसकी जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है वो सेम एज हाइड्रा फेशियल है। आप उसमें ज्यादा बात ये है कि जिसको कोल्ड सोर्स हो, प्रेगनेंसी हो, लैक्टेशन हो, जो भी हमने माइक्रोनीडलिंग में कॉन्ट्राइंडिकेशन पढ़ी थी वही इसकी है, ठीक है। सेम एज हाइड्रा फेशियल, क्योंकि हाइड्रा फेशियल के जो सीरम्स होते हैं उनमें यही एसिड्स ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। इसके साइड इफेक्ट्स भी तो कुछ होंगे ना, ऐसी दुनिया में कोई चीज तो नहीं है जिसके रेडनेस, स्केबिंग एंड स्वेलिंग। इसीलिए तो हम फौरन से ही सनब्लॉक लगाते हैं, इसीलिए तो हम फौरन से ही जो है, अगर ज्यादा ही इशू हो जाए, फ्यूसिविन एच यानी कि फ्यूसिडिन प्लस हाइलुरोनिक प्लस जो होता है उसके अंदर अ, एक होती है स्टीरॉइड, होती है बीटा मेथासोन होती है आई गेस, एकदम से जेहन से निकल गई। ये दोनों चीजों की कॉम्बिनेशन अपने पास रखते हैं, ताकि जो स्टीरॉइड है वो इमीडिएट अगर स्किन किसी की रिएक्शन दे दे तो उसको वो सप्रेस करे, इन्फ्लेमेशन को एकदम से रोके। और बर्निंग इचिंग किसी को ज्यादा ही हो जाए, रेडनेस ज्यादा ही हो जाए, तो वो उसको सप्रेस कर दे। फ्यूसी विन एज के नाम से मैं यहाँ लिख भी देती हूँ ताकि आप लोगों को स्पेलिंग भी आते हो। हाँ, हाइड्रोकोर्टिसोन होती है, वेरी गुड। FUCIWIN, फ्यूसिविन एज, ठीक है। हाइड्रो, हाँ एज है ना, तो हाइड्रोकोर्टिसोन होती है उसमें। इसके अलावा स्कारिंग होगी, पेशेंट को बताना है खास तौर से। और जैसे गर्मियां है ना, अब हमें पता है हम पेशेंट की पीलिंग तो कर देंगे, पसीना इतना आएगा पेशेंट को कि उसको रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट की वजह से। तो आप फ्यूसिडिन तो आप इन्फेक्शन को रोकने के लिए देते हैं, लेकिन किसी को स्कारिंग होगी, रेडनेस होगी, एलर्जी हो गई, तो फ्यूसिविन एज हम देते हैं ताकि उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी सुपर इम्पोज ना हो और हाइड्रोकॉर्टिसोन से उसकी एलर्जी और इन्फ्लेमेशन दोनों इस वक्त सप्रेस हो जाए, ठीक है। स्कारिंग जो है, स्कारिंग में दो तरह की स्कारिंग है। एक तो ये कि आपने बर्न कर दिया, ठीक है, तो वो तो आपकी गलती है, बॉडी पील उठा के चेहरे पे लगा दिया, चेहरे पे पहली दफा पेशेंट पील कराने आया, 70% लगा दी या 30% भी पहली दफा में लगा दी, वो आपकी गलती है। दूसरी स्कारिंग से मुराद ये है कि जो ऊपर ये फ्लेक्स बनते हैं, जो उतरते हैं, जो हमने पीछे तस्वीर में देखे थे, वो आप पेशेंट को पहले एक्सप्लेन करेंगे, ये प्रोसीजर का हिस्सा है। बल्कि इस तरह की कुछ तस्वीरें आप फ्रेम करा के लगा लें, वरना पेशेंट आजकल के बड़े ही बदतमीज होते हैं, उसकी पिक्चर बना के कहते हैं इसने हमारा मुंह जला दिया, ठीक है। स्किन कलर में चेंजेस जिसको हम पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन कहते हैं, एक तो वो चेंजेस है जो हमने देखी है कि रेड स्किन होती है, रेड स्किन के बाद वो नॉर्मल कलर अचीव कर लेती है। कुछ लोग सन ब्लॉक नहीं लेते हैं, समझते हैं डॉक्टर पागल है और सिर्फ पील से हमें ऐसा जादू निकाल के दे के बस हम ये व्हाइट बोर्ड वाले सफेद हो जाए। तो याद रखें कि पेशेंट को पहले ही बता दें कि अगर आपने हमारी बात ना सुनी, जेंटल क्लींजर यूज ना किया, रात को मॉइस्चराइजर यूज ना किया, चेहरे के ऊपर आपने सन ब्लॉक ना लगाई दिन में 2-3 दफा, तो आप पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन का शिकार हो जाएंगे, जिसका 2 से 3 साल ट्रीटमेंट चलता है। इन्फेक्शन का रिस्क तब है हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट पाकिस्तान में है, पेशेंट एहतियात नहीं करता, सीधा सोने के बजाय घर जाके तकिए पे सर, तकिया मैला था, उसको हो गया,
या वो समझते हैं मैं कोई प्रोसीजर करा के आया हूँ तो मुझे अपनी सफाई का ख्याल नहीं रखना। हार्ट एंड किडनी और लिवर डैमेज फिनॉल पील्स में होता है, वो भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये सिंपल जो आपकी पील्स हैं इसमें नहीं होता, लेकिन फिर भी पेशेंट से पूछ लिया करें। कुछ भी हो जाए, कल को आप ही जो है वो फिर कटेरे में खड़े होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा जी, टाइप्स में लाइट पील होती है जो सुपरफिशियल होती है, जो रिमूव करती है सिर्फ और सिर्फ एपिडर्मिस को। ये ट्रीट करती है फाइन लाइंस को, एक्ने को, अनइवन स्किन टोन को एंड ड्राइनेस को, एंड कैन बी डन एवरी 2 वीक्स। ये इतने जो पील होती है ना, 5%, 10%, ये वो होती है जो आपको बनी बनाई भी मिल रही हैं, दराज भी पड़ी हुई हैं। ठीक है, ये आपकी अनइवन स्किन टोन, ड्राइनेस को, फाइन लाइंस को ट्रीट करती हैं। और इसमें ये होता है कि आप हर 2 हफ्ते बाद, यानी कि एक संडे छोड़ के एक संडे परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन इसमें इतने कोई मैजिकल और ड्रास्टिक रिजल्ट्स नहीं है जो हम हमारी नेकेड आई से इतने नोट हो। ये सारी चीजें जो करती हैं, स्केल्स वगैरह उतारना, ये सारा कुछ, ये आपको कोई मैजिकल रिजल्ट्स नहीं देता, कोई ड्रास्टिक, कोई विजिबल रिजल्ट्स इतने खास नहीं देता। तो पेशेंट्स इसको यूज करने से, ये अगर आप सोचते हैं कि हम खुद दराज से मंगा लें और लगाना शुरू कर दें, इसको इस्तेमाल करने से आप सिर्फ फ्रस्ट्रेट होते हो। जो मीडियम पील्स हैं, ये रिमूव, सॉरी, मीडियम पील्स का कॉन्सेप्ट आया, ये रिमूव करती हैं स्किन सेल्स को फ्रॉम द एपिडर्मिस एंड पोर्शन ऑफ द डर्मिस। हमने जब फंक्शन रिजल्ट्स पढ़े तो उसमें देखा था एपिडर्मिस की डेप्थ भी इंक्रीज करती है और डर्मिस की भी। ट्रीट्स रिंकल्स एंड एक्ने स्कार एंड अनइवन स्किन टोन। रिंकल्स, जो हमने पीछे पिगमेंटरी चेंजेस और वो सब पढ़ा था, फाइन लाइन और रिंकल्स को, और जो स्टैटिक रिंकल्स थे, जब हम मुंह की मूवमेंट नहीं कर रहे, उनको, एक्नी स्कार्स को, जो खड्डे थे, अनइवन स्किन टोन को, जैसे मुंह के राउंड या डार्क सर्कल्स, उनको भी इसने इम्प्रूव किया। रिजल्ट्स, मगर इसमें डेफिनेटिव रिजल्ट्स हैं। ये वो फील्ड है जो आप एस्थेटिक क्लिनिक में परफॉर्म करते हैं। इसको आपने करना है अपने उसमें परफॉर्म, और इसमें आप शुरू करेंगे जैसनर फील्ड से, ठीक है। जैसनर फील्ड से आप बिस्मिल्लाह करेंगे, अपना हाथ जब साफ हो जाए तो फिर आप रिसोर्सिनॉल और लाइटनिंग और इन फील्ड की तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। जो डीप पील होती है, डीपर रिंकल्स और स्कार्स और प्री कैंसरस ग्रोथ के लिए होती है। इसमें कोई भी रिपीट प्रोसीजर्स नहीं रिक्वायर्ड होते। ये जो डीप पील होती है ना, ये होती है फिनॉल बेस्ड होती है। जो फिनॉल बेस्ड डीप पील्स होती हैं, ये बेसिकली इसमें आपको, कुछ लोग सर्जरी के लिए फिट नहीं होते, जैसे किसी को मैलिग्नेंट मेलानोमा, जो कि स्किन का एक कैंसर है। अब वो बड़ा गहरा होता है, आपकी चीक पे एक तिल सा है, और आपको नहीं पता वो कितना गहरा है, आइसबर्ग की तरह उसमें आपका पूरी चीक, पूरा आपके दांत तक वो जा रहा है नीचे, ठीक है। इसमें करते ये हैं कि पील लगाते हैं, वो पूरा अंदर डिजोल्व हो जाता है, उसको फ्लश करते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं नीचे और भी ब्लैक टिश्यू है कि नहीं है, फिर उसको निकालते हैं। यानी कि ये वहां से वो उस चीज को गला के शेड ऑफ करा देता है। फिर हम नीचे से नीचे से नीचे से नीचे जाते चले जाते हैं। अब इसके अंदर ये ऑपरेशन थिएटर में प्रोसीजर परफॉर्म होता है, जो कि प्लास्टिक सर्जन और सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट परफॉर्म करता है। जो लोग सर्जरी के लिए फिट नहीं है, या जो लोग एनेस्थीसिया के लिए फिट नहीं है, या जो लोग पेन या कॉस्ट ऑफ द प्रोसीजर नहीं उठा सकते, तो वो सिर्फ पीलिंग से ही हम उनका ये मेलिग्नेंट मेलानोमा और प्री कैंसरस जो होता है, ये लीजन या ग्रोथ को निकाल देते हैं। अब आप ये देखें कि इसमें साथ में वहां पे पेशेंट को ईसीजी की लीड्स लगी होती हैं, क्योंकि इसके अंदर फिनॉल्स होते हैं जो डायरेक्टली आपके हार्ट के रिदम को जाके इफेक्ट कर सकते हैं, और आपकी किडनी के फंक्शन को एक आई कॉज करके आपका रीनल फेलियर। इसलिए साथ ही वहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट होता है, साथ ही वहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट होता है, और साथ में डॉक्टर बेसिक, जो आपका प्राइमरी फिजिशियन है, वो होता है। और ये जो है, ये आपने प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करना, ठीक है। इसमें हम 70% भी फेस पे यूज करते हैं, और PRX-T33 जो स्ट्रॉन्ग वाली है फिनॉल बेस्ड, वो यूज करते हैं। और ये जो हम साइड इफेक्ट्स पढ़ते थे कि लिवर पे, गुर्दे पे, दिल पे इफेक्ट करती है, वो ये वाली पील है। वो आपकी सुपरफिशियल और मीडियम पील्स नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। आफ्टर केयर भी हाइड्रा फेशियल जैसी है। हाइड्रा, तीन चीजें हैं हाइड्रा फेशियल में, आफ्टर केयर में। एक है सन ब्लॉक, एक है हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड सीरम, यानी कि ऐसा सीरम जिसके अंदर 2% हाइलुरोनिक एसिड होना मस्ट है, ठीक है। हाइड्रेट करना मस्ट है ना इसमें। और तीसरी चीज है जेंटल क्लींजर, यानी कि मुंह धोने के लिए क्लीन एंड क्लियर का फेस वॉश उठा के या पॉन्ड्स का मुंह नहीं धोना शुरू करें। जेंटल, जो आपकी स्किन को डेलिकेट के तौर पर डील करे, चेहरे को छीलना नहीं है, छीलने के लिए हमने एसिड्स पहले ही लगा दिए। सिर्फ तीन चीजें याद रखें, जेंटल क्लींजर, और दूसरा क्या है सन ब्लॉक, और तीसरा क्या है HA 2% सीरम। यानी कि सुबह आपने अपने साबुन या अपने फेस वॉश की जगह जेंटल फेस वॉश रख लिया, उसमें आपकी क्या एफर्ट लगी, सिर्फ आपने चीज उठा के पलट ली है।
स्वैप की है। दूसरा, आपने जैसे सुबह उठ के मुंह धोना, दांत साफ करना आपकी जिंदगी का हिस्सा, सन ब्लॉक को इस्तेमाल करना अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना पड़ेगा। अगर आप समझते हैं कि जो मिल्की वाइट लोग हैं ये कुछ भी नहीं करते तो ये बर्न होते हैं। और तीसरा, आपने क्या करना है, रात को सोते हुए हाइलुरोनिक एसिड सीरम, अगर कोई पेशेंट इतना विजिलेंट नहीं है, वो हफ्ते में 2 दिन लगाना भूल भी जाए, उसको इनकरेज करें और उससे कहें कि कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता आदत बिल्ड होती है, ना लगाने से लगाना बेहतर है। ठीक है। तो हाइड्रा फेशियल की जो आफ्टर केयर है वो यही है, सीपीडीयू के गाइडलाइंस पे ये 3 चीजें, जेंटल फेस वॉश, सनब्लॉक और अ, जो तीसरा है वो है सॉरी हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड सीरम, यानी कि 2%। ये इसका मतलब ये है कि आपके सीरम में 2% हाइलुरोनिक एसिड होना मस्ट है। बाकी अगर आपको और भी रिक्वायरमेंट्स हैं, आप जिंक अंदर डलवाना चाहते हैं, नाइसिनामाइड डलवाना चाहते हैं, वो एक अलग बात है, वो आप करवा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। चलें जी, यहाँ पे क्लास एंड करते हैं। रिकॉर्डिंग आपको रात तक मिल जाती है, परेशान नहीं होना।